सोशल प्रेशर जब एक कपल पे कॉज होता है, मतलब उनकी शादी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा, वो हर कोई उनसे पूछ रहा है बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। उसमें जैसे मैंने बताया फीमेल को तो एवेल्यूएशन के लिए फ़ौरन ले जाया जाता है, लेकिन मेल के लिए जो सीमन एनालिसिस है वो उसे एडवाइस करते हैं, लेकिन समटाइम पीपल शाय टू गो फॉर इट। अगर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं यहाँ कहूँगी कि जितना ही एक श्योर फीमेल की असेसमेंट करवाना ज़रूरी है, उतना ही ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा होता है कि शौहर की भी इवैल्यूएशन की जाए, असेसमेंट की जाए, और उनमें जो सबसे पहला मरहला होता है वो सीमन एनालिसिस का ही होता है। पेशेंट समटाइम्स कहता है नहीं जी मेरा गैप ज़्यादा है, मैं जितना मेरा गैप ज़्यादा होएगा उतनी मेरी टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आएगी। तो ये इट्स अ मिथ या फैक्ट है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड करें सुनने वालों और देखने वालों, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में पहले ही क्लियर हो। ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट, तो अब मुझे नहीं पता आपकी ज़ुबान में वो किस मशीन में उसे रन करते हैं, वो आप बेहतर बता सकती हैं। तो आप जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं या वो जो ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान के अगर एरियाज देखे जाएं, बहुत से ऐसे शहर हैं और ऐसे देहात हैं यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अगर 1 साल तक शादी और नहीं बेबी हो रहा है तो समझ रहे होते हैं कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम है और वो फिर मेल को इवैल्यूएशन किए बगैर उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मदिया शौकत फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट गुलबर्ग टू लाहौर। जैसा कि हमने लास्ट अपने पॉडकास्ट में सोशल प्रेशर और इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, जब सोशल प्रेशर कॉज होता है तो वो मेल और फीमेल दोनों को इफ़ेक्ट करता है। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हमारे माशरे में फ़ीमेल को ही एवेल्यूएशन के लिए ले जाया जाता है कि शायद बेऔलादी औरत की वजह से ही है, लेकिन जब आप फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो फ़ीमेल के साथ साथ मेल को भी बेसिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। जैसे मेल का बेसिक टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। अब डॉक्टर तो सीमन एनालिसिस एडवाइस कर देते हैं, लेकिन अब वो पेशेंट वो सीमन एनालिसिस करवाने जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट उसके लिए कितना ज़रूरी है और उसे कब करवाना चाहिए, उसमें क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों को पे बात करने के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एंड्रोलॉजिस्ट हैं और उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर की लैब से है। अब आज हम उनसे सीमन एनालिसिस के बारे में जो सारे फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम अमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदिहा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा हम लोग सोशल प्रेशर और इनफर्टिलिटी को बड़ा करीब से देखते हैं कि सोशल प्रेशर जब एक कपल पे कॉज होता है, मतलब उनकी शादी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा, वो हर कोई उनसे पूछ रहा है बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। उसमें जैसे मैंने बताया फ़ीमेल को तो एवेल्यूएशन के लिए फ़ौरन ले जाया जाता है, लेकिन मेल के लिए जो सीमन एनालिसिस है वो उसे एडवाइस करते हैं, लेकिन समटाइम पीपल शाय टू गो फॉर इट। तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं एक आम ज़ुबान में, आसान लफ्ज़ों में, कि सीमन एनालिसिस होता क्या है और ये टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल मदिहा, जैसे अभी आपने कहा कि शादी के बाद अगर औलाद ना हो तो जो सोसाइटी का ज़्यादा प्रेशर है वो फीमेल पे होता है, लेकिन अगर साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं यहाँ कहूँगी कि जितना ही एक श्योर फीमेल की असेसमेंट करवाना ज़रूरी है, उतना ही ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा होता है कि शौहर की भी इवैल्यूएशन की जाए, असेसमेंट की जाए, और उनमें जो सबसे पहला मरहला होता है वो सीमन एनालिसिस का ही होता है। सीमन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सीमन डॉक्टर तो एडवाइस कर देते हैं, लेकिन समटाइम जैसे मैंने बताया कि मेल शाय होता है, वो कहता है कि क्या मैं करवाने जाऊँ सीमन एनालिसिस। आप थोड़ा सा गाइड करेंगे क्यों ज़रूरी है और लैब में क्या फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीमन एनालिसिस में एवेल्यूएशन के लिए कि इस मेल का बेबी क्यों नहीं हो रहा? ओके, बुनियादी तौर पे जो ये सीमन एनालिसिस है ये स्पर्म का टेस्ट होता है, जिसमें ओवरऑल स्पर्म की क्वालिटी को देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है उनकी काउंट, जिसमें तादाद को परखा जाता है। इसके अलावा स्पर्म की मोटिलिटी, जिसमें उनकी मूवमेंट या हरकत देखी जाती है, और इसके अलावा उसमें साख्त यानी कि मॉर्फोलॉजी को देखा जाता है। और क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि एक किसी की रिपोर्ट है जैसे कि काउंट बहुत अच्छा है लेकिन उसमें मोटिलिटी अच्छी नहीं है,
या अगर मोटिलिटी बहुत अच्छी है और काउंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अगर कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें सही हैं तो साख्त में कहीं ना कहीं देखने में मसला आता है, मसला नज़र आता है। तो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं, और भी इसके अलावा बहुत से हैं, बट दीज आर कॉमन वन। तो इट मीन्स कि आप इसे कंक्लूड करती हैं कि सीमन एनालिसिस इसलिए कराना ज़रूरी है, एक ऐसे मेल को, एक ऐसे शादीशुदा जोड़े में एक ऐसे मेल का इसलिए कराना ज़रूरी है कि उसमें आपके 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो लैब में वैल्यूएट हो रहे होते हैं, और लैब की रिपोर्ट वो बताती है कि इन मेल का किन फैक्टर की वजह से बेबी नहीं हो रहा। जैसे कि अमीना ने आपको बताया है कि ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कहा जाता है, जैसे अमीना क्योंकि हम एक आईवीएफ सेंटर में काम कर रहे हैं, तो रिसेप्शन पे पेशेंट आता है, वो रिसेप्शन पे जब सैंपल की कलेक्शन के लिए उन्हें गैप बताते हैं कि जी 3 to 5 डेज़ का गैप होना ज़रूरी है। पेशेंट समटाइम्स कहता है नहीं जी मेरा गैप ज़्यादा है, मैं जितना मेरा गैप ज़्यादा होएगा उतनी मेरी टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आएगी। तो ये इट्स अ मिथ या फैक्ट है? इस चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड करें सुनने वालों और देखने वालों को, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में पहले ही क्लियर हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जितना स्पर्म की एक पेशेंट को सैंपल देने में गैप ज़्यादा होगा उतना ही सैंपल में डेड स्पर्म का तनासुब ज़्यादा हो जाएगा। और जब एक पेशेंट हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में आता है तो बाकायदा WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्हें गाइड किया जाता है अबाउट द गैप। और 3 to 5 डेज़ का अगर मैं कहूँ तो एक एवरेज गैप होना ज़रूरी है फॉर रिलायबल। 3 to 5 डेज़, हाँ 3 to 5 डेज़ तो होना चाहिए। आप कहती हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि गैप ज़्यादा होगा तो रिपोर्ट ख़राब आएगी, उससे आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और रिपोर्ट भी ठीक नहीं आ रही। तो जैसे कि आपने क्या बताया, डेड स्पर्म ज़्यादा आते हैं उसमें, डेड स्पर्म से तनासुब बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने हमेशा एक राइट जो गैप होता है जो लैब की तरफ से रिकमेंडेड होता है, उस गैप के साथ आपने अपने सीमन एनालिसिस के लिए किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में तशरीफ़ लाना है। इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन है मीना। मेरे ख्याल से सुनने वालों और देखने वालों के बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे सीमन एनालिसिस के बारे में। अच्छा, अब सीमन एनालिसिस डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, अब पेशेंट को समटाइम डॉक्टर भी गाइड नहीं कर पाते कि आपने सीमन एनालिसिस करवाना कहाँ से है, ठीक है, और पेशेंट बेचारा उसे जहाँ से भी सीमन एनालिसिस जाके पूछता है यहाँ पे हो रहा है, वो वहाँ पे करवा लेता है। आप बीइंग अ एंड्रोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करती हैं कि एक ऐसा कपल जिसको शादी के 1 साल के बाद औलाद नहीं हो रही और वो औलाद के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन करा रहा है, उसे अपना सीमन एनालिसिस कहाँ से कराना चाहिए? जी बिल्कुल, एज एन एंड्रोलॉजिस्ट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक पेशेंट अगर बेऔलादी के इलाज के लिए आ रहा है तो वो एक फर्टिलिटी सेंटर से ही टेस्ट करवाएं, क्योंकि उनका मकसद ही बेऔलादी का इलाज करना होता है। जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में एक प्रॉपर एंड्रोलॉजी सेटअप है जिसमें बाकायदा WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सीमन एनालिसिस किया जाता है, और वी हैव एडवांस इक्विपमेंट्स और अपडेटेड प्रोटोकॉल के मुताबिक हम सर्टेन काइंड ऑफ चैम्बर्स इस्तेमाल करते हैं और स्पेशल काइंड ऑफ स्टेनिंग इस्तेमाल की जाती है, मैनुअल स्टेनिंग जिसको कहते हैं, फॉर मॉर्फोलॉजी, और डिफरेंट प्रेपरेशन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको लगाते हुए ये पता लगाया जा सकता है या डॉक्टर को ये इवेलुएट करना आसान हो जाता है कि एक पेशेंट को कौन से ट्रीटमेंट लाइन पे लेके जाना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट IVF सेंटर से ही टेस्ट करवाए। इट मीन्स कि जब आपको बेऔलादी का मसला है एक जोड़े को, और वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बेऔलादी का इलाज किया जाता है वहाँ पे गए और सीमन एनालिसिस उन्होंने आपको एडवाइस किया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप एक फर्टिलिटी सेंटर से ही अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाएं। अमीना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया कि हमें जो रिपोर्ट है वो एक फर्टिलिटी सेंटर से ही करानी चाहिए। अच्छा, एक मैं वैसे आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मेरा भी एक क्वेश्चन है अभी, जो मैं आज ही मेरा क्लियर होएगा कि हमारे पास रिसेप्शन पे पेशेंट आता है और वो फिर जब रिपोर्ट करवा लेता है, रिपोर्ट उसने रिसीव की हमारे सेंटर की, तो वो अपनी ना पिछली रिपोर्टों से कंपेयर करता है
कि मेरी ये रिपोर्ट तो इतनी अच्छी थी और ये रिपोर्ट जो है इसमें मेरे स्पर्म्स अच्छे नहीं आ रहे, जो भी फैक्टर्स आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो वो हमने नोटिस किया कि उस पर लिखा होता है ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट। तो अब मुझे नहीं पता आपकी ज़ुबान में वो किस मशीन में उसे रन करते हैं, वो आप बेहतर बता सकती हैं। तो आप जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं या वो जो ऑटोमेटेड जनरेटेड रिपोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल मतिया, ये एक इतना कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पेशेंट हमारे से भी पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस होता है, अगर WHO की करंट गाइडलाइंस को देखा जाए उसमें भी ख़ास तौर पे मॉर्फोलॉजी को लेके इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। और इसी में मैनुअल स्टेनिंग के बारे में भी हमें बताया गया है। और मैनुअल स्टेनिंग, जी, स्टेनिंग जिसको लगाते हुए हम उसमें स्पर्म का हेड डिफेक्ट देखते हैं, मिड पीस डिफेक्ट और टेल डिफेक्ट्स को देख रहे होते हैं। और बेऔलादी के इलाज के लिए इसी रिपोर्ट्स पे ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। तो ऑफ कोर्स जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, नई एडवांसमेंट आ रही है, तो हो सकता है ये भी अपग्रेड हो जाए इन फ्यूचर आगे। और देखें जैसे कि मदिया, हमारे लिए पेशेंट का टाइम और उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत अहम होते हैं। उसका जो एक इमोशनल है, एक टच, वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। डेफिनेटली पेशेंट टच ही है उस चीज़ के लिए। और अगर एक मैं आम डायग्नोस्टिक लैब की बात करूं तो वो पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई कर देती हैं, और क्योंकि वो WHO की गाइडलाइन के साथ अलाइन नहीं करती इतनी ज़्यादा, और वो एक जनरल लेवल आप ऑटोमेटेड की रिपोर्ट की बात कर रही हैं? ऑटोमेटेड या जैसे भी एक आम लैब, एक आम IVF सेंटर से हट के जो लैब है। अच्छा, तो वो उसमें क्या होता है कि एक जनरल लेवल पे एग्जामिनेशन हो रहा होता है। अभी जैसे कि मैं एटलीस्ट वो बेसिक लेवल पे बता देते हैं कि स्पर्म्स हैं या नहीं हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं आम जुबान में। हाँ, उनको दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उसमें कह देते हैं कि जी बहुत अच्छी रिपोर्ट है या बड़ी मॉर्फोलॉजी। लेकिन वो एक अगर बेउलाद जोड़ा है और उसकी औलाद नहीं हो रही, वो उस लेवल तक नहीं बता सकते बच्चा क्यों नहीं हो रहा। वो उसमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं करती। ठीक हो गया। तो अभी जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ कि काउंट की, उनकी मोटिलिटी की बात कर रही हूँ, इसी तरह एक स्पर्म की साख भी उतनी ही अहमियत की हामिल होती है कि आगे वो मॉर्फोलॉजी और साख। मॉर्फोलॉजी इट्स अबाउट शेप और साख। ठीक हो गया। इट मीन्स के आज मेरा भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक ऑटोमेटेड जनरेटेड और एक आपने क्या बोला, कौन सी मैनुअल स्टेनिंग मेथड जो है वो बहुत दोनों डिफरेंट है। इसलिए आपको इसकी बात की अहमियत का भी अंदाज़ा करवाना चाह रहे हैं कि अगर आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप एक IVF सेंटर की लैब या एक फर्टिलिटी सेंटर की लैब से ही कराएं, ताकि आपका जो एक पर्पज़ है कि आपका बेबी नहीं हो रहा और आपकी औलाद हो जाए, वो मकसद जो है वो फुलफ़िल हो जाए। अमीना, मैं आपकी इस बात से रिलेट करती हूँ। ये जो मुझे अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि पेशेंट जो हमसे क्वेश्चन कर रहा होता है वो किन बेसिस पे कर रहा होता है और वो क्या चीज़ें हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एक शेयर करती हूँ। एक पेशेंट आता है हमारे पास, शादी को 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है, और रिपोर्ट वो कहता है जी मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, मेरे तो स्पर्म बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे रिपोर्ट कराई है उसमें आपके कंसल्टेंट मुझे कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब भी कराएं और मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है आ रही है और इसके अकॉर्डिंग तो मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तो अब मुझे वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो एक मैनुअल मेथड और एक ऑटोमेटेड की जो आप कह रही हैं कि अदर देन IVF लैब या फिर अदर देन फर्टिलिटी सेंटर जब रिपोर्ट कराते हैं तो वो नॉर्मल के नज़दीक होता है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस कपल की नॉर्मल कंसीव हो जाना चाहिए, नेचुरल कंसीव हो जाना चाहिए। और हमारे जब यहाँ पे रिपोर्ट कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत मेजर फैक्टर है कि वो पेशेंट फिर अपनी उस रिपोर्ट को देख के वो इतना अरसा एक ट्रीटमेंट लाइन पे जाते ही नहीं है, क्योंकि शौक में आ जाता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, फिर उन्हें आइडिया होता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और हमें जाना चाहिए और इवेलुएट कराना चाहिए।
अब देखिए इसी ही सवाल में पेशेंट का खुद ही जवाब मिल जाता है कि अगर आपने रिपोर्ट बाहर से कराई थी और वो आप कहते हैं जी मुझे तो नेचुरल कंसीव कर जाना चाहिए था, तो आज अगर वो रिपोर्ट इतनी अच्छी होती तो 7-8 साल में एक दफ़ा तो कंसीव करते ना आप। तो इसी के लिए हमारे बैठने का मकसद यही है और डिस्कशन का मकसद यही है कि सीमन एनालिसिस हमेशा एक फर्टिलिटी सेंटर से कराएं जो कि आपको बेटर गाइडलाइन दे सकते हैं आपके सीमन के बारे में। अच्छा अमीना, ये तो आपने बता दिया, अभी हमें वो भी ऑटोमेटेड मशीन का भी समझ आ गया, मेथडोलॉजी जो मैनुअल मेथडोलॉजी उसका भी समझ आ गया कि वो जो रिपोर्ट है वो क्यों इतना डिफरेंस क्रिएट करती है। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं चाहे वो किसी फर्टिलिटी सेंटर से कराई हो, फर्टिलिटी लैब से कराई हो, और हमारी भी एक फर्टिलिटी लैब है यहाँ से भी कराई हो, इवन दो एक पेशेंट हमारे पास 1 महीना पहले रिपोर्ट करा के गया और 2 महीने बाद जब उसने दोबारा रिपोर्ट कराई तो उसमें कोई डिफरेंस आ जाता है। समटाइम वो मेजर लेवल का होता है, समटाइम माइनर लेवल का होता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आप एक लैब में खुद सैंपल परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको पेशेंट का प्रीवियस भी पता होता है, जो करंट होता है सिचुएशन वो भी पता होती है, तो आप मुझे बताएं क्या सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट इस तरह फ्लक्चुएट कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है, और इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसमें एब्सटिनेंस पीरियड आ जाता है, यानी कि वक्फा। ओके, जो हमने पहले बात की है। बिल्कुल, अगर वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो सूरत में भी काउंट फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को वायरल फीवर है या वो कोई हाइपरटेंसी एंटीबायोटिक ले रहा है, स्ट्रेस इशू भी एक फैक्टर, मेडिकेशन भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है, और स्ट्रेस फैक्टर होता है अगर वो भी काउंट को फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस ये बहुत मेजर इम्पैक्ट करती हैं। मतलब आप कह रही हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस लेवल, आपको फॉर एग्जांपल कोई समटाइम्स होता है कि फैमिली में कोई डेथ हो गई और उसके फ़ौरन बाद आपने सीमन एनालिसिस करा लिया, अब आप एक ऑलरेडी एक स्ट्रेस से गुजर रही हैं, आपका कोई लॉस हो गया है, कोई आपके बिजनेस में लॉस हो गया, कोई भी ऐसी जो टेंशन, उसके बाद भी आपकी रिपोर्ट फ्लक्चुएट कर सकती है। हाँ, जैसे मदिहा अगर पुराने वक्तों को देखा जाए तो उनकी एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, प्योर था जिसको कहते हैं, लेकिन अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, लोग जंक बहुत लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, और मतलब मुझे तो लगता है पहले वक्तों में अगर किसी की शादी को मतलब 1 साल गुजर गया तो उसमें मेल की एवेल्यूएशन कराए बिना ही उसकी दूसरी शादी कर देते थे, फिर बच्चा नहीं हो रहा, फिर तीसरी शादी कर देते थे। और ये अभी भी काफ़ी पाकिस्तान के अगर एरियाज देखे जाएं, बहुत से ऐसे शहर हैं और ऐसे देहात हैं यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अगर 1 साल तक शादी नहीं बेबी हो रहा है तो वो समझ रहे होते हैं कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, और वो फिर मेल को इवेल्युएशन किए बगैर उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। तो इस तरह के ओना वेरी एक आई ओपनिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं आज कि अगर मेल को अगर एक बेऔलाद जोड़ा है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है और उस डॉक्टर से सीमन एनालिसिस मेल को एडवाइस कर रहे हैं तो डोंट फील शाय, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखें हमारी आँख ख़राब होती है तो हम अपनी आँख का इलाज कराते हैं, दिल का मसला होता है, जाहिर बात है दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसे एक टैबू नहीं बनाना चाहिए। ओह औलाद नहीं हो रही तो हमें बेऔलादी के माहिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेल को स्पेसिफिक सबसे पहले मेरे ख्याल से फीमेल की एवेल्युएशन से भी पहले मेल अपना वो करवा लेना सीमन एनालिसिस, तो हाफ टेंशन तो उनकी वहीं पे हो जाएगी। इक्वली ये होता है अगर और मेल का मसला है उतना ही फीमेल का, मतलब बराबर। और उसमें देखिए समटाइम्स अमीना ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी भी होती है, ठीक हो गया। तो यही हम कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको अगर ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंटीबायोटिक मेडिकेशन उन्होंने बोला, या फिर आपका लाइफस्टाइल जो ये सारी जो है वो अगर आपने 2 से 3 रिपोर्ट्स कराई हैं तो उसमें अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो ये फैक्टर्स उन्हें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमीना, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। होप सो हमारे सुनने और देखने वालों के बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑफ दिस डिस्कशन मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों और देखने वालों को एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर दें। ओके, बिल्कुल मैं अपने देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मायूसी कुफ्र है
और मियाँ और बीवी को गाड़ी के 2 पहिए कहा गया है और मसला किसी भी पहिए में आ सकता है, जिससे ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात पैदा होती हैं और आप ख़ानदान की तकमील के लिए जुस्तजू करें। सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज मुमकिन है और जिस तरह नई रिसर्च आ रही है, नई राहें खुल रही हैं, बेऔलादी का इलाज अब बिल्कुल दूर नहीं है। एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत से बेऔलाद जोड़े आए और उन्हें अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। थैंक यू। ओके, और सीमन एनालिसिस के बारे में होप सो आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप सीमन एनालिसिस के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग 2 में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू।